हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ यू डूइंग? होप यू ऑल आर फाइन। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम चैप्टर आर एनवायरनमेंट का प्रीवियस ईयर्स का एमटीएससी क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चैप्टर बहुत छोटा सा है और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं है, लेकिन ट्रिकी तो होते ही हैं बच्चों। कौन सी चैप्टर इतना सीधा होता है बताओ? तो देखते हैं ना, लास्ट कुछ सालों में एनटीएससी में ऐसे कौन से क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से उठाए गए हैं। ठीक है, तो रेडी, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देख सकते हैं, द क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स अ फूड चेन। तो इसमें फूड चेन कौन सा है, सीरीज में देखना है आपको। तो ये मेरे पास ये है, तो इसको देखें पहले। ग्रास को फिश खाए, भूल जाओ, यही खत्म। ग्रास, वीट बिल्कुल नहीं बैठ रहा। गोट को काऊ खाए, ये भी नहीं बैठ पाएगा, ये भी नहीं, बे भी नहीं। तो बचा कौन? ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। तो ग्रास, गोट एंड ह्यूमन इज द राइट आंसर, बिकॉज ग्रास को गोट खाता है। ग्रास इज ईटन बाय अ गोट एंड अ गोट कैन बी ईटन बाय ह्यूमंस। तो आंसर इज ऑप्शन ए, ग्रास, गोट एंड ह्यूमन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द ह्यूमन मेड सिंथेटिक केमिकल यूज्ड इन रेफ्रिजरेटर इज। ये तो मैंने पढ़ाया है आपको। एलपीजी इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, और ये रेफ्रिजरेटर में यूज नहीं होता है, तो ये गया। ठीक है। और मीथेन भी रेफ्रिजरेटर में यूज नहीं होता है। एंड पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये क्या है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये हमारा प्लास्टिक है। इट्स अ टाइप ऑफ प्लास्टिक, तो ये भी नहीं हो सकता। CH4 क्या है? ये मीथेन है, तो मीथेन भी रेफ्रिजरेटर्स में यूज नहीं होते हैं। LPG क्या है? इट्स लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो ये तो आप जानते हो सिलेंडर्स में यूज होता है। तो बी ऑप्शन करेक्ट है हमारा। इट इज लाइक, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट, दिस इज ऑल्सो नॉट राइट, ये तो मैंने बहुत बार क्रॉस कर दिया। तो CFC इज क्लोरो फ्लूरो कार्बन। बताया था ना कि CFC की वजह से ओजोन होल होता है, क्योंकि ये कंबाइन कर जाते हैं नेसेंट ऑक्सीजन के साथ में, जो यूवी लाइट की वजह से डिसोसिएट होते हैं। सो क्लोरोफ्लूरो कार्बन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, आगे देखें बच्चों, आगे देखते हैं। Our atmosphere is made up of many layers. The layer nearest to the surface of the earth is। है, ये तो मैं अब ज्योग्राफी के भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो जो सबसे नियरेस्ट है, देखो जियोस्फेयर तो ऐसा कुछ है ही नहीं, तो ये तो यही कर दो। स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो 20 to 26 किलोमीटर की रेंज में है। तो भाई पहले 20 किलोमीटर में क्या, नन ऑफ द अबव तो छोड़ ही दो, है आंसर। तो अगर ये 20 से 26 किलोमीटर की रेंज में ये आते हैं, विच मीन्स आंसर इज ट्रोपोस्फेयर। बिल्कुल स्टार्टिंग नियरेस्ट जो है वो ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मिजोस्फेयर एंड एग्जोस्फेयर, आइनोस्फेयर, ये सब आ जाते हैं। तो नियरेस्ट जो है वो ट्रोपोस्फेयर लेयर हो जाता है। ओके चिल्ड्रन, फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन। एग्जाम्पल ऑफ ओमनीवोरस एनिमल। ओमनीवोरस, देखो शीप क्या है? शीप जो है इट्स अ हर्बीवोर। हर्बीवोर यानी कि ग्रास खाता है, हर्बीवोर। तो ये तो ग्रास ईटिंग हो गया। देन डियर भी सेम, ये भी हर्बीवोर है, ग्रास खाता है। लायन, इट्स अ प्रॉपर कार्निवोर, क्योंकि ये फ्लैश ईटिंग है, ये फ्लैश ईटर है, ये ग्रास ईटर है। तो बचा कौन? कॉकरोच, और कॉकरोच सच में ओमनीवोरस होते हैं, कुछ भी खा लेते हैं, जो दो सब चलता है इनको। सो दे आर ओमनीवोर्स।
आगे देख के, कॉकरोच को देख के यही समझना, अच्छा ये तो ओमनिवोर्स होते हैं। यस। देन क्या बोल रहा है भाई ये, एक्यूमुलेशन ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल इन अ फूड चेन, ये भी पढ़ाया है मैंने। इन इंक्रीजिंग अमाउंट एट ईच हायर ट्रॉफिक लेवल इज नोन एज। अब आपसे पूछा जा रहा है कि नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, मेनली यहाँ पर हम इनकी बात कर रहे हैं, ये क्या होते हैं, ये होते हैं वो हार्मफुल केमिकल्स जो कि खाने में प्रेजेंट होते हैं और फूड चेन के थ्रू हायर ट्रॉफिक लेवल में पहुंचते हैं। तो दे आर नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल और हायर ट्रॉफिक लेवल में पहुंचते हैं। तो क्या बोलते हैं उसको, तो देखो एक्यूमुलेशन तो देखो इंग्लिश वर्ड हो गया, ये कुछ नहीं होता। पॉल्यूशन भी आप सीधा सीधा इसको खारिज कर दो क्योंकि पॉल्यूशन तो जनरल हो गया। बचता है यूट्रोफिकेशन। यूट्रोफिकेशन मतलब ये एल्गल ब्लूम की बात करता है। एल्गल ब्लूम होता है ना, काई बिल्कुल जम जाती है कोई पॉन्ड या लेक पे, पूरा ग्रीनिश लेयर पूरा भर जाता है और फिर वो ग्रीनिश लेयर जो है वो नीचे के ऑर्गेनिजम्स को प्रॉब्लम करता है। तो ये वो प्रोसेस होता है कि फर्टिलाइजर वगैरह बह के चले जाने से पॉन्ड रिवर्स में वहाँ पे पूरा काई जम जाता, पॉन्ड या लेक्स में काई जम जाता है और सारा ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट, सनलाइट सब कुछ वो एल्गी यूज कर लेते हैं सरफेस पे। तो जो अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिज्म है ना उनको ऑक्सीजन मिलता है ना उनको सनलाइट मिलता है, तो अंदर के ऑर्गेनिजम्स को नुकसान हो जाता है। तो दिस इज यूट्रोफिकेशन। तो ये प्रोसेस भी नहीं हुआ, यानी ये कैंसिल कर दो। तो बचा कौन, बायोमैग्निफिकेशन। सो एक्चुअली द प्रोसेस बाय विच हार्मफुल केमिकल्स get accumulated at the highest trophic level in a food chain, प्रोसेस को हम बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। ये मैंने करवाया है आपको, ठीक है। सो आई होप यू रिमेंबर दैट। नेक्स्ट, ये क्या बोल रहा है भाई, ये कह रहा है abundance of coliform bacteria in a water body is indicative of pollution from। अब ये कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया का पोल्यूशन किससे ज़्यादा होता है, ऑब्वियस सी बात है, मैंने आपको बताया था कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया जो है इट्स अ बैक्टीरिया फाउंड इन ह्यूमन इंटेस्टाइन। ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाए जाने वाला बैक्टीरिया है, नाम ही कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया। कॉली इज कॉलिक पेन बोलते हैं ना इंटेस्टाइन का, तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है। तो ये ह्यूमन इंटेस्टाइन में पाया जाएगा, यानी कि ये बैक्टीरिया कैसे निकलता है, बाय द ह्यूमन फीसेस, जो वेस्ट मटेरियल होता है ह्यूमन का उसमें पाया जाएगा। तो उस हिसाब से पेट्रोलियम रिफाइनरी नो, फर्टिलाइजर फैक्ट्री ऑब्वियसली नॉट क्योंकि ह्यूमन बैक्टीरिया है भाई। तो मेटल स्मेल्टर में भी नहीं, ये पाया जाएगा डोमेस्टिक सीवेज के थ्रू। तभी तो भाई कॉलीफॉर्म का ज़्यादा प्रेजेंट होना क्यों इंडिकेटिव है कि पानी ज़्यादा गंदा होता है, क्योंकि डोमेस्टिक सीवेज का ज़्यादा डिस्चार्ज हो रहा है उस पानी में और इनका प्रेजेंस इसीलिए वहाँ ज़्यादा होता है, इसीलिए पानी ज़्यादा पोल्यूटेड है, ये इंडिकेटिव होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, इट सेज prolonged exposure to the fumes released by incomplete combustion of coal may cause death of a human because of। देखो इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है, मतलब ये कह रहा है कि फ्यूम जो इनकम्प्लीट कंबशन, देखो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल से क्या रिलीज होता है, ये मैंने आपको पढ़ाया है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल से रिलीज होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब आप खुद ही समझ लो, कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है अगर इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल। तो ये क्यों किसी ह्यूमन के डेथ का कारण बनता है, क्योंकि अनबर्न कार्बन पार्टिकल इनहेल तो होता है लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल, यहाँ से एप्ट आंसर जो होगा वो इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड का होगा, क्योंकि इनके इनकम्प्लीट कंबशन से CO रिलीज होता है। कंटिन्यूस एक्सपोजर टू हाई टेम्परेचर इट्स नॉट अ थिंग, इंक्रीज ले कार्बन डाइऑक्साइड भी नहीं बैठेगा। आंसर इज ऑप्शन सी, इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, नेक्स्ट आउट ऑफ फ्रेम हो रहा है।
सो द डिकम्पोजर्स इन एन इकोसिस्टम कन्वर्ट, अब क्या करते हैं बच्चों, डिकम्पोजर्स का क्या रोल होता है इकोसिस्टम में? दे कन्वर्ट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, नो, क्योंकि ये डेड डीके मैटर पे फीड करते हैं, डेड डीके यानी कि ऑर्गेनिक, ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन एक गलत, सोलर एनर्जी पे तो कोई इनका रोल ही नहीं है। सिंपलर सब्सटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स, उल्टा बोल रहा है, ये कॉम्प्लेक्स को सिंपलर बनाता है या फिर ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करता है। सो ऑप्शन जो होगा ऑप्शन डी वुड बी द राइट आंसर, कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस को इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो अब आ गया। So it says in given figure various trophic levels are shown in the form of pyramid at which trophic level the minimum energy is available। तो minimum energy बच्चों कहाँ available होगा आप बताओ? minimum energy हमेशा top trophic level पे available होता है, क्योंकि मान लो यहाँ पर 100 जूल है फॉर एग्जाम्पल फाइटोप्लैंक्टन्स के पास, तो 10% लॉस से देखें तो 10% का कितना हो जाएगा, 10% से यहाँ पर 10 जूल हो जाएगा, 10% लॉस से 10 जूल ही होगा ना, 10/100 इंटू 100 जूल, तो 10 जूल आ जाएगा, यहाँ पे फिर 1 जूल हो जाएगा और यहाँ पर 0.01 जूल, ऐसे करके एनर्जी 10% लॉ के हिसाब से पास ऑन होता जाएगा। तो 100 जूल का 10%, फिर 10% ऑफ 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 जूल और फिर 1 का 10%, तो ऐसे करके 10% जाएगा। तो सबसे कम हमेशा हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे होगा। अब हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल पे मैन है तो आंसर आपका मैन हो जाएगा, ठीक है। दिस इज दिस वन। नेक्स्ट, which of the following is true with respect to concept of biodiversity? तो बायोडाइवर्सिटी के लिए क्या सही है बच्चों? तो देखते हैं। बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना प्रेजेंट इन एन एरिया। सही है, बायोडाइवर्सिटी मतलब फ्लोरा भी और फौना भी, ठीक है। सो फ्लोरा एंड फौना बिल्कुल सही है। ये रेफर्स टू ओनली फ्लोरा, नो। ग्रेटर इन फॉरेस्ट, यस। बायोडाइवर्सिटी हमेशा फॉरेस्ट पे, क्योंकि दोनों चीज़ें मिलती हैं, फ्लोरा फौना। सो फॉरेस्ट आर बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, तो सी भी सही है। टोटल गिवन एरिया, नो। ऑफ अ स्पीसीज बोल रहा है ना, एक स्पीसीज का थोड़े सब मिक्स होके रहते हैं ना, तो इसका मतलब ए और सी ऑप्शन करेक्ट है। ए और सी ढूंढो, ए बी, बी सी, ए सी, ये रहा। तो ए और सी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटिन्यूज कॉन्स्टिट्यूट्स अ करेक्ट फूड चेन? करेक्ट फूड चेन ढूंढे भाई। ग्रास को रैबिट, रैबिट को स्नेक, स्नेक को ईगल खा रहा है। और कोई ऑप्शन देख लो आप, कुछ लग रहा है आपको? ग्रास को खा रहा है गोट, गोट को खा रहा है फॉक्स, और फॉक्स को खा रहा है लायन। फॉक्स खाता है लायन। अब इनकी फूड हैबिट भी समझनी पड़ेगी बच्चों आपको इसके लिए। तो ग्रास, स्वीट, ये तो यूं ये भी नहीं होता यार, कौन खाता है? गोट, ग्रास, एलिफेंट, स्नेक थोड़ी खाएगा। दिस इज द करेक्ट वन, कि ग्रास, रैबिट, स्नेक एंड ईगल। ओके, नेक्स्ट, हु प्रपोज द टर्म इकोसिस्टम? इसका तो सीधा सीधा ऑप्शन है भैया, A.G. टैंसले। टैंसले ने ये प्रपोज किया था कि इकोसिस्टम जो टर्म है टैंसले ने दिया था। बाकी जो अर्नेस्ट हैकल, एवोल्यूशन से रिलेटेड ज़रूर इन्होंने अपनी थियरीज दी हैं, बट टैंसले गेव द टर्म इकोसिस्टम। ये तो रट लो आप। नेक्स्ट, विच कॉम्पोनेंट इज फॉर्म्ड बाय प्लांट्स इन द इकोसिस्टम? प्लांट क्या है? प्रोड्यूसर है, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है। प्लांट्स आर प्रोड्यूसर्स, डिकम्पोजर बैक्टीरिया, फंगी होते हैं, कंज्यूमर हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर, ये हो गए। ऑल ऑफ द अबव तो पॉसिबल ही नहीं है। प्लांट्स आर द प्रोड्यूसर्स।
विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन ग्लोबल टेम्परेचर। ग्लोबल टेम्परेचर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है भाई? द ओजोन लेयर डिप्लीशन, तो ये तो यूवी लाइट पेनिट्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एसिड रेन, मतलब टेम्परेचर कैसे बढ़ाएगा, रेन हो रहा है, लाइटनिंग तो बेचारा कहाँ ही इन्वॉल्व होगा। सो इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट। आंसर सी, ऑप्शन सी वुड बी द राइट आंसर। इट्स ग्रीन हाउस इफेक्ट, क्योंकि ग्रीन हाउस इज अ फिनोमिना जहाँ पे अर्थ का टेम्परेचर हमेशा ग्रीन हाउस गैसेस जो है वो सनलाइट को ट्रैप कर लेते हैं, वापस एटमॉस्फेयर के बाहर उनको दोबारा जाने नहीं जाने देते हैं, तो वो टेम्परेचर अर्थ पे ही रह जाता है और अर्थ की टेम्परेचर बढ़ जाती है, जिसको हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, सो इट्स ग्लोबल टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट। ठीक है, सो कंटिन्यू करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्राइमरी कंज्यूमर्स फॉर्म ट्रॉफिक लेवल कौन सा? आपको इसमें से ये बताना है कि प्राइमरी कंज्यूमर्स जो हैं वो कौन सा ट्रॉफिक लेवल फॉर्म करते हैं। तो देखो, हम फ्लो चार्ट बनाते हैं एक 5 ट्रॉफिक लेवल वाला। ओके, तो लेट्स टेक ग्रास, या फिर इसको ग्रास इज ईटन बाय grasshopper, grasshopper is eaten by a frog, frog is eaten by a snake, or snake is eaten by a peacock for example। ठीक है, तो ट्रॉफिक लेवल अगर हम बनाए तो 5 ट्रॉफिक लेवल बनेंगे। ग्रास यहाँ आ जाएगा, उसके बाद में ग्रास हॉपर यहाँ आ जाएगा, ये आ गया आपका फ्रॉग, ये आ गया आपका स्नेक, और ये आ गया आपका पीकॉक, द हाईएस्ट ट्रॉफिक लेवल। अब बताओ इसमें प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? प्राइमरी कंज्यूमर, दिस इज ग्रास, ये जो है ये आ गया प्रोड्यूसर, क्योंकि ये प्रोड्यूस करता है। ग्रास हॉपर इज योर प्राइमरी कंज्यूमर, क्योंकि पहला है ये कंज्यूम करने वाला। ये आपका आ गया सेकेंडरी कंज्यूमर, ये आ गया आपका टर्शरी कंज्यूमर, और ये आ गया आपका टॉप कार्निवोर। तो अब आप देखो, इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो आप कि जो प्राइमरी कंज्यूमर है वो कौन हुए। ये ट्रॉफी, ये T1 है, दिस इज T1, दिस इज T2, दिस इज T3, दिस इज T4, दिस इज T5। ठीक है, तो ग्रास हॉपर आप देख सकते हो प्राइमरी कंज्यूमर है, एंड इट फॉर्म्स द सेकेंड ट्रॉफिक लेवल, क्योंकि इसको देख के फिर अपने आप में चीज़ें सारी क्लियर है, तो कोई दो राय है ही नहीं कि कोई दूसरा ट्रॉफिक लेवल पे हम टिक करें। सो आंसर इज ऑप्शन बी, सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। सो प्राइमरी कंज्यूमर्स फॉर्म सेकेंड ट्रॉफिक लेवल। ओके, फाइन। It says DDT is a non-biodegradable chemical when it enters food chain and it gets accumulated in each trophic level. This phenomena is called as, तो मैंने आपको अभी बताया है कि यूट्रोफिकेशन में क्या होता है, एल्गल ब्लूम होता है। एल्गल ब्लूम का मतलब है, मैंने आपको बताया कि पूरा जो पॉन्ड होता है वो ग्रीनी लेयर कारपेट ऑफ एल्गी से भर जाता है, और उससे क्या होता है, उससे ये होता है कि सारा ऑक्सीजन, सनलाइट, न्यूट्रिएंट सब एल्गी ले लेता है, और जो जितना भी ऑर्गेनिजम्स हैं पानी के अंदर वो सारे डिप्राइव्ड ऑफ ऑक्सीजन या सनलाइट हो जाते हैं, और उनके अल्टीमेटली धीरे धीरे करके वो ख़त्म होने लगते हैं। तो वो यूट्रोफिकेशन है। ठीक है, केमिकल एम्प्लीफिकेशन ऐसा कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होता, ये तो सिंपल इंग्लिश वर्ड है कि केमिकल का वो एम्प्लीफाई हो रहा है, बढ़ रहा है। केमिकल मैग्निफिकेशन जैसा भी कोई टर्मिनोलॉजी नहीं होता है। सो आंसर इज बायो मैग्निफिकेशन। मैंने आपको सिखाया है कि कोई भी केमिकल हो, डीडीटी टाइप, कोई भी पेस्टिसाइड या इंसेक्टिसाइड होता है जो हम इंसेक्ट्स को मारने के लिए क्रॉप्स पे स्प्रे करते हैं,
तो वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, वो जल्दी से किसी भी माइक्रोब से डिग्रेड नहीं होते, जल्दी क्या डिग्रेड ही नहीं होते। तो उसको जैसे हमने अभी फूड चेन बनाया ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ग्रास है, ग्रास को मान लो ग्रास हॉपर ने अगर खाया तो एज इट इज यहाँ का जो भी ग्रास या प्लांट जो भी है एज इट इज ये केमिकल यहाँ चला जाएगा। मान लो डीडीटी यहाँ था तो ये एज इट इज यहाँ जाएगा बिना कोई ब्रेकडाउन के। और फिर ग्रास हॉपर को जब एक फ्रॉग खाएगा तो ये केमिकल फिर यहाँ से यहाँ एज इट इज जाएगा, कोई ब्रेकडाउन नहीं। फिर यहाँ से फ्रॉग को स्नेक खाएगा तो ये वापस यहाँ से यहाँ एज इट इज, और फिर फाइनली जाके कहाँ एक्यूमुलेट होता है, क्योंकि इसको इसने खाया तो फाइनली इस लेवल पे आके एक्यूमुलेट होता है। तो बायोमैग्निफिकेशन हमेशा जो टॉप ट्रॉफिक लेवल होता है हमेशा वहां जाके एक्यूमुलेट होता है। दिस यू हैव टू रिमेंबर। फाइन, नेक्स्ट मैक्सिमम नंबर। अब इसके अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है मैक्सिमम सपोर्ट इन एनी इकोसिस्टम, मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रॉफिक लेवल जो इकोसिस्टम में सपोर्ट करते हैं। तो अगर यहाँ 1 2 3 4 दे रखा है तो 4 को आपको टिक करना रहेगा। 5 भी केसेस रेयर केसेस में होते ही हैं, अभी हमने देखा कैसे, अभी इस क्वेश्चन में हमने समझा ना 5 ट्रॉफिक लेवल, या इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया। तो मैक्सिमम 5 वैसे तो अवेलेबल होता है, लेकिन कई जगहों पे आपको फाइनली 4, क्योंकि एनर्जी इतनी बचती नहीं ना, तो कई फूड चेन में अल्टीमेटली ओनली 4 आर ऑल्सो सपोर्टेड। तो यहाँ पर सिंस ऑप्शन मैक्सिमम 4 जा रहा है तो यू हैव टू टिक ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 4। ठीक है, ओके। लार्जेस्ट इकोसिस्टम ऑफ द वर्ल्ड इज, वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट इकोसिस्टम इनमें से कौन सा है? तो आप देखो फॉरेस्ट इतना बड़ा लग रहा है, मतलब इनमें से सबसे बड़ा कौन सा है? क्लियरली दिख रहा है ओशन, क्योंकि फॉरेस्ट इतना बड़ा नहीं है, ग्रासलैंड आपके इतने बड़े नहीं है, और ग्रेट लेक्स क्या होते हैं? तो ओशंस आर द लार्जेस्ट अमंग देम। ओके, नेक्स्ट the following diagram shows a simple version of energy flow through food web। ठीक है, सनलाइट से प्लांट ने लिया, प्लांट को एनिमल ने लिया, और प्लांट को डायरेक्टली डिकम्पोजर जब डेड होते हैं तो भी मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या आया, मतलब प्लांट्स जब डाई आउट हो जाते हैं तो डिकम्पोजर्स डायरेक्टली उन पे फीड भी करते हैं, और एनिमल्स जब डेड हो जाते हैं तो डिकम्पोजर्स उन पे फीड करते हैं। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या आएगा? तो व्हाट हैपन्स टू एनर्जी हैविंग द डिकम्पोजर्स, डिकम्पोजर की जो एनर्जी है उसको क्या होता है? सो इट इज यूज्ड बाय द डिकम्पोजर्स इटसेल्फ, इट इज लॉस्ट एज हीट, इट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सर्फेस ऑफ द अर्थ, या इट इज यूज्ड इन नेचुरल बायोकॉम्पोस्टिंग। तो इट इज एक्चुअली यूज्ड एज नेचुरल बायोकॉम्पोस्टिंग। अब अर्थ से रिफ्लेक्टेड कैसे? सनलाइट थोड़े है जो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। डिकम्पोजर अकेला इटसेल्फ कैसे यूज करेगा? और लॉस्ट एज हीट तो क्या ही बोले। तो नेचुरल बायोकॉम्पोस्टिंग, क्योंकि डिकम्पोजर्स अल्टीमेटली क्या करते हैं? बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को डिग्रेड करके मैन्योर बनाते हैं ना बच्चों, तो उसके लिए आंसर हो जाएगा इट इज यूज्ड एज इन नेचुरल बायोकॉम्पोस्टिंग। तो आपके एनटीएससी के ये रहे मेन क्वेश्चंस जो हमने आज करे हैं। ठीक है, और ये चैप्टर को ऐसे ही डील करना है आपको, और आगे और भी ऐसे इंटरेस्टिंग एनटीएससी क्वेश्चंस के साथ हर चैप्टर का मैं लेके आऊँगी। फिलहाल तो नेक्स्ट चैप्टर हम करेंगे मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। तो एनटीएससी बस मेन है कि आप एनटीएससी प्रिपेयर करो, ये सारे क्वेश्चंस को इतने टफ हैं नहीं बच्चों, ढंग से अगर कर जाओगे तो आराम से निकाल लोगे। जस्ट दैट यू हैव टू वर्क अ लिटिल हार्डर, ताकि लेकिन क्वेश्चंस को ढंग से अगर कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो तो ये क्वेश्चंस डील करना बहुत आसान हो जाएगा। और साथ में टीम कंपटीशन का साथ हो तो फिर क्या ही कहने, चेरी ऑन द केक हो जाता है। सो ऑन दिस नोट आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट लेक्चर ऑफ मैनेजमेंट एंड नेचुरल रिसोर्सेज। तब तक के लिए यू टेक केयर एंड अ गुड बाय टू यू।